Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 74 टू 79 करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने ये रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करना है, इसके कौन कौन से मोड्स बताए गए हैं अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर जाए। बहरहाल आज की इस वीडियो में सेक्शन 74 टू सेक्शन 79 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 74, लाइबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि ये जो लैंड रेवेन्यू है, इसको अदा करने की लाइबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है, किसने ये लैंड रेवेन्यू पे करना है। जनरल सा सेक्शन है। इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, जो होल्डिंग होगी यानी जो भी ज़मीन होगी किसी भी पर्सन की, होल्डिंग की डेफिनेशन हम ऑलरेडी जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें कर चुके हैं। इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, द होल्डिंग एंड इट्स लैंड ओनर। अब ये लैंड ओनर और उसकी भी डेफिनेशन हम कर चुके हैं। लैंड ओनर, अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसे मैं कहूँगा कि जिसके पोजेशन में है, जो उस लैंड को एंजॉय कर रहा है, उससे प्रॉफिट्स वगैरह गेन कर रहा है, वो पर्सन। कह रहे हैं इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, the holding and its land owner shall be liable for the payment of the land revenue thereon। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? उस होल्डिंग की, उस लैंड ओनर की जो उस पे उससे प्रॉफिट्स वगैरह ले रहा है, ये इसने लैंड रेवेन्यू अदा करना होता है उस लैंड ओनर ने। एंड इफ़ देयर बी जॉइंट लैंड ओनर्स ऑफ द होल्डिंग, लेकिन अगर उस होल्डिंग में को शेयरर्स हैं, जॉइंट ओनर्स हैं उसके, तो इस सिचुएशन में किसकी लाइबिलिटी होगी? एंड इफ़ देयर बी जॉइंट लैंड ओनर्स ऑफ अ होल्डिंग, द होल्डिंग एंड ऑल द लैंड ओनर्स, तो जितने भी उसके को शेयरर हैं, जितने भी उसके जॉइंट लैंड ओनर्स हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने लैंड रेवेन्यू अदा करना है। jointly and severally shall be liable for the payment of the land revenue। यानी अगर तो को शेयरर्स हैं, जॉइंट ओनर्स हैं, तो उनकी जॉइंटली मिलके भी एंड सेवरली यानी अलग-अलग भी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उन्होंने उस होल्डिंग का लैंड रेवेन्यू पे करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। सो दो बातें, अगर होल्डिंग और उसका लैंड ओनर, और अगर जॉइंट लैंड ओनर्स हैं तो उन सब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने रेवेन्यू अदा करना है। सेक्शन 75, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब यहाँ में बेसिकली इस सेक्शन में दो बातें बताई गई हैं, और लैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ने लेना है उसको बेसिकली सिक्योर किया गया है। देखें अब ये कहते क्या है इस सेक्शन में। सब सेक्शन 1, द लैंड रेवेन्यू फॉर द टाइम बीइंग असेस्ड एंड पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ होल्डिंग, कि जो लैंड रेवेन्यू असेस किया गया है, उसका तखमीना लगाया गया है और जो अदा करना है। पहले ऑब्वियसली लैंड रेवेन्यू को असेस किया जाता है, उसके बाद फिर उसको कलेक्ट किया जाता है। द लैंड रेवेन्यू फॉर द टाइम बीइंग असेस्ड एंड पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ होल्डिंग shall be first charge upon the rents, profits and produce thereof। तो ये पहला चार्ज होगा, जो भी उस लैंड से प्रॉफिट, रेंट्स वगैरह आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रही है, उस पे फर्स्ट चार्ज क्या होगा? लैंड रेवेन्यू। यानी ये सबसे पहले अदा किया जाएगा, जो भी वो प्रॉफिट्स ले रहा है, रेंट्स ले रहा है, जो भी उसकी प्रोड्यूस आ रही है, उस पे पहला चार्ज गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करना है। ये सब सेक्शन 1 में बताया गया। सेक्शन 2, say with the previous consent of the collector, the rents, profits and produce of a holding shall not be liable to be taken in the execution of a decree or order of any court। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि किसी भी होल्डिंग की पे अगर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, कोई डिक्री पास कर दिया है, तो उसके उस ज़मीन के रेंट्स, प्रॉफिट्स वगैरह को उस ऑर्डर डिक्री की एग्जीक्यूशन में भी नहीं लिया जा सकेगा until the land revenue chargeable against rents, profits or produce or any area of the land revenue due in respect of the holding have been paid। जब तक के जो भी उस पे एरियर्स थे, कोई लैंड रेवेन्यू बकाया था, वो अदा नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी उस ज़मीन पे जो ऑर्डर या डिक्री पास की गई है, उसकी एग्जीक्यूशन में भी उसके प्रॉफिट्स वगैरह नहीं लिए जाएंगे। पहले ये लैंड रेवेन्यू अदा किए जाएंगे जो एरियर्स हैं उस ज़मीन से, उसके बाद एग्जीक्यूशन में उसको लिया जाएगा। लेकिन पहली लाइन थी सेव विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कलेक्टर। लेकिन अगर
कलेक्टर ने कंसेंट दे दी हो कि यस एग्जीक्यूशन में आप प्रोड्यूस वगैरह रेंट्स वगैरह इस लैंड के कर सकते हो, ले सकते हो, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे कलेक्टर की कंसेंट के साथ किसी ऐसी लैंड पे जिस पे बकाया जात हो, लैंड रेवेन्यू पे ना किया गया हो, उस पे अगर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिक्री पास कर दी है तो उसकी एग्जीक्यूशन में उसके रेंट्स प्रोड्यूस वगैरह लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बहरहाल इस सेक्शन 75 में बेसिकली सिक्योर किया गया है। पहली बात ये कर दी गई कि लैंड रेवेन्यू सबसे पहले लिया जाएगा, पहला चार्ज होगा कि उस लैंड की प्रोड्यूस पे, रेंट्स पे, प्रॉफिट्स पे। सेकेंडली उन्होंने कहा कि कोर्ट भी इवन अगर उन्होंने कोई ऑर्डर भी पास कर दिया गया ना तो नहीं, अगर चार्जेस हैं उस पे कोई लैंड रेवेन्यू बकाया तो पहले वो अदा किया जाएगा, फिर बाद में वो उस डिक्री को सेटिस्फाई किया जाएगा। सेक्शन 76 orders to regulate payment of the land revenue notwithstanding anything in the record of rights the board of revenue may fix the number। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये फिक्स करता है नंबर एंड अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट के कितने इंस्टॉलमेंट में कोई लैंड रेवेन्यू पे करना है, एंड द टाइम एंड प्लेसेस एंड मैनर, टाइम किस वक्त पे करना है, किस जगह पे पे करना है, एंड द मैनर और किस तरीके से पे करना है, बाई एट एंड इन विच द लैंड रेवेन्यू इज टू बी पेड। यानी ये सारी बातें किसने डिटरमिन करनी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। सब सेक्शन 2 until the board of revenue otherwise direct the land revenue shall be payable by the installment at the time and places and in the manner by and in which it is payable immediately before the commencement of this act। ये पुरानी बात है। बेसिकली इसमें ये कहा गया कि जब तक लैंड ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट नहीं करता तब तक ये एक्ट आने से पहले जिस तरीके से जिन इंस्टॉलमेंट्स में जहाँ पे किया जाता था, जिस तरीके से लैंड रेवेन्यू पे किया जाता था, वो उसी तरीके से पे किया जाएगा जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट नहीं कर देता। सेक्शन 77 रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन एंड रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब ये किसने रेगुलेट करना है, कलेक्शन, रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। The Board of Revenue may with the previous approval of the government, but with the previous approval of the government, ये important है, Board of Revenue with the previous approval of the government make rules not inconsistent with the act to regulate the collection, remission and suspension of the land revenue। Board of Revenue गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ रूल्स बना सकता है जो कि इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, इससे मुतजाद नहीं होंगे। किस लिए, कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। कलेक्ट कैसे करना है, रिमिशन कैसे देनी है, सस्पेंड कैसे करना है अगर लैंड रेवेन्यू को करना है तो ये सारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने करना होता है, वो इससे रिलेटेड रूल्स बनाएंगे। 78 cost recoverable as part of the area। The cost of any process issued under this chapter shall be recoverable as part of the area of the land revenue in respect of which the process was issued। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी प्रोसेसेस हैं बताए गए इस चैप्टर में, ये आगे सेक्शन 80 से शुरू हो जाएंगे रिकवर करने के लिए लैंड ऑफ रेवेन्यू को। अगर किसी भी प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, उसमें कोई कॉस्ट वगैरह होती है उसको करने के लिए उस प्रोसेस को, तो वो एज अ एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू भी रिकवर की जाएगी, ये उसकी मुआफ़ी नहीं होनी। ये देख लें, द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसेस इशूड अंडर दिस चैप्टर शेल बी रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ द एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसेस इज इशूड। अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया है, लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा, तो उसके लिए जो आगे प्रोसेस आ रहे हैं उनमें से अगर कोई अडॉप्ट किया गया, उस पर जो कॉस्ट आ रही है तो वो भी जो एरियर है उसमें इंक्लूड होंगे और वो भी कॉस्ट भी रिकवर की जाएगी। 79 सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू बी एरियर। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसको उसने सर्टिफाई किया है, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, उसको माना जाएगा। ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, किस बात के लिए कि एरियर है, बकाया जात है इस इस ज़मीन पे। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफ इट्स अमाउंट एंड द पर्सन हु इज़ द डिफ़ॉल्टर। तो ये वो जो स्टेटमेंट होगी अगर उसको सर्टिफाई कर रहा है रेवेन्यू ऑफिसर तो उसको कंक्लूसिव प्रूफ के लिए लिया जाएगा
कि इस लैंड रेवेन्यू का डिफ़ॉल्ट है और कौन बंदा डिफ़ॉल्टर है। तो ये जनरल सेक्शन थे 74 से 79 तक कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। 80 से आगे वो प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, वो मोड्स बताए गए हैं जिनके थ्रू लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।